मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी और बुरी खबरें हैं। पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद आप ये जान चुके होंगे। मैंने जो भी फैसला लिया है वो हमेशा अपने प्यारे देश को सबसे पहले रखते हुए लिया है। इसी वजह से मैं लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दूंगा। मैंने आज सुबह महामहिम राजा से बात की है और उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित किया है। मैं लेबर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम तय करें जिसमें 9 जुलाई से नामांकन शुरू हो और गर्मी के अवकाश से पहले प्रक्रिया पूरी हो। और जब मैं देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दूंगा तो मैं सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर अधिक समय बिताऊंगा। अपनी शानदार पत्नी विक के लिए जितना अच्छा पति बन सकता हूं बनूंगा, जो अच्छे और बुरे समय में हमेशा मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। और अपने खूबसूरत बच्चों के लिए जितना अच्छा पिता बन सकता हूं बनूंगा, जो मेरी शान और मेरी खुशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक किया। कीर स्टारमर, जो यूके के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, अब लगभग जा चुके हैं। और ये उनके लिए कितनी शर्मनाक बात है। वो कितने बेकार और अपमानित हैं, यही दिखाता है। मुझे लगता है कि वह सोमवार को जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आखिरी बार ट्रोल कर विदाई तोहफा दिया। देखिए, उन्होंने कहा कि कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्योंकि वे आव्रजन और ऊर्जा जैसे 2 अहम मुद्दों पर विफल रहे। और भी एक मुद्दा था। जाहिर है उन्होंने पूरे ग्रूमिंग गैंग घोटाले को छुपाया। उन्होंने उनका बचाव किया। हे भगवान, वो ब्रिटेन के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। तो अब वो चले गए हैं, ये अच्छी खबर है। नेतृत्व क्षमता और पार्टी समर्थन पर दबाव के चलते उनसे कल तक इस्तीफा देने की उम्मीद है। द ऑब्जर्वर के अनुसार प्रधानमंत्री ने हाल की बातचीत के बाद माना कि उनका पद पर रहना अब संभव नहीं है। स्टारमर पर अपनी मंशा पहले ही स्पष्ट करने का दबाव है। इस आदमी ने जितना हो सका उतना निचोड़ लिया। मंगलवार की अहम कैबिनेट बैठक में मंत्री उन्हें बताने वाले हैं कि उनका समय खत्म हो गया है। उनका समय खत्म हो गया है। उनका पद अब और टिकाऊ नहीं है। बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं रहा है। लेकिन वह न केवल ब्रिटेन के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि वह सबसे जिद्दी, सबसे स्वार्थी और सबसे सत्ता के भूखे भी रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में। मैं यूके इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन हमारी जिंदगी में वे सबसे बुरे हैं। कई समाचार चैनलों ने इस पर रिपोर्ट की है। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सोमवार को इस्तीफे की समय सीमा बताएंगे और तब तक पद पर रहेंगे। और सोचिए क्या, क्योंकि वह सत्ता के इतने भूखे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता से इतनी मोहब्बत है। मुझे लगता है कि शायद वह 2 महीने का समय बताएंगे। असल में मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे लगता है वह इस कार्यकाल को जितना हो सके लंबा खींचेंगे। देखिए, हम यहाँ हैं। लगभग सभी सांसदों ने सर कीर स्टारमर से प्रस्थान की समय सारणी तय करने की मांग की है, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं। इस सूची में करीब 100 नाम हैं, जो लेबर सांसदों का 1/4 है। हम इनमें से कुछ नाम देखते हैं। सूची, ये लगभग 100 सांसद हैं। यह बहुत है। इसे देखिए। ब्रेड बे की बात सुनिए। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि यह कीर स्टारमर की विरासत है। मुझे नहीं लगता इतिहास उन्हें अच्छे शब्दों में याद करेगा। अगर आप रिपोर्ट देखें, इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। अनुमान है कि यूके के 40% स्थानीय जिलों में कोई घटना हुई थी। 40%? ये तो पागलपन है। ये तो करीब आधा देश हो गया दोस्तों। ये तो पागलपन है। अगर आप सोचें कि पूरे यूनाइटेड किंगडम के 149 स्थानीय प्रशासनिक जिलों में से 40%। साथ ही कहा गया कि पुलिस, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और लाइसेंसिंग प्राधिकरण सभी ने पीड़ितों को विफल किया। तो जब एलॉन मस्क पहली बार इसमें शामिल हुए तो ये उस समय के साथ हुआ जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री शहर में थे और मेरी कीर स्टारमर के साथ ब्लेयर हाउस में एक इंटरव्यू था और मेरे पास टैरिफ्स और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर सवालों की पूरी सूची थी और मैंने वो सब पूछ लिया।
मैंने उनसे एलॉन मस्क के रेप गैंग्स वाले आरोप और इसकी गंभीरता पर खास तौर से पूछा। उन्होंने कहा, मैंने देखा है, हम इसकी जांच कर रहे थे, मुझे लगता है इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, यही संदेश था। जब उन्होंने कहा कि वो जांच कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने 2 जांच के अनुरोध रोक दिए थे। क्या वो खत्म हो गया? हाँ, मैं साउंड बाइट निकाल के देखूंगा कैसे निकालना है। देखिए, उसने इसे कितना हल्का कर दिया। मुझे यकीन नहीं कि कोई अपने लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। खैर, तो ये अच्छी खबर है ना? लेकिन बुरी खबर ये है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बुरा अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में सबसे बुरा अब आने वाला है। कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद का मानक बहुत नीचे कर दिया है और अब उनकी जगह एंडी बर्नहम लेने वाले हैं, जो कीर स्टारमर से भी ज्यादा वामपंथी हैं। तो ये पिछले 2 सालों में जो हमने झेला है उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। इसी वजह से कुछ लोग सच में कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। चलिए एलेक्स आर्मस्ट्रॉन्ग की बात सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। बहुत जल्दी एक समय से पहले आम चुनाव आने वाला है। फिर से चुनाव? आप मजाक कर रहे हैं। हाँ, एक और चुनाव। मेरी बात याद रखना। खबरों के अनुसार एंडी बर्नम कीर स्टारमर और उनकी सरकार के एजेंडा के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं। बर्नहम, जो अब शीर्ष पद हथियाने वाले हैं, उन्होंने मौजूदा लेबर घोषणा पत्र के तहत चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान उस घोषणा पत्र को फाड़ दिया था और सरकार के रिकॉर्ड की आलोचना की थी, है ना? यहां उनकी विजय भाषण पर एक नजर डालिए। क्या आपको कहीं लेबर की ब्रांडिंग दिखी? कई लोगों ने लेबर शब्द की कमी नोट की, जो स्टारमर की प्रचार सामग्री में भी थी। ये मानना कि वह उसूलों वाला है, तो अगर उसने पहले लेबर के घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं किया है तो मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। वह इसे नजरअंदाज कर सकता है और कह सकता है, मेरे पास अभी भी 2.5 साल, लगभग 3 साल बाकी हैं। आइए इसका फायदा उठाते हैं। और सोचिए, क्या वह खुली सीमा नीति पर और भी ज्यादा जोर देगा? वो लगभग पहले से ही दिवालिया हो चुकी यूके सरकार की चेकबुक खोलने जा रहा है और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये कितना भयानक होने वाला है। लेकिन वह जल्दी चुनाव भी करा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करेगा, उसकी लोकप्रियता गिरने लगेगी। ये तेजी से गिरेगी, क्योंकि यूके और 3 साल की वामपंथी वोक राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये असंभव है। बर्नम ने वास्तव में जीत हासिल की थी, है ना? एक स्टारमर विरोधी और लेबर सरकार विरोधी रुख पर। यही हकीकत है। अब वे इतिहास के सबसे आलोप्रिय प्रधानमंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर बर्नहम को ताज पहनाया जाता है, जो मुझे लगता है कि बहुत संभव है, और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके पास क्या वैध अधिकार होगा? वो अपने लेबर सांसदों से कैसे कह सकते हैं कि वे संसद की वोटिंग लॉबी से होकर गुजरें और उन नीतियों पर वोट करें जिन पर वे चुने नहीं गए? जनता के सामने अपना एजेंडा लागू करने का उनके पास क्या अधिकार है? यह तो तानाशाही तख्ता पलट जैसा ही है ना? एक प्रधानमंत्री और एक एजेंडा, जिसे ब्रिटिश आबादी के केवल 0.03% लोगों ने वोट दिया है। ईमानदारी से कहें तो उसे एक जनादेश, एक आम चुनाव की जरूरत है, क्योंकि वो साफ तौर पर सब कुछ बदलने और फिर से शुरू करने जा रहा है। लेकिन क्या वह ऐसा करेगा, यह मानते हुए कि वह सिद्धांतों वाला आदमी है? मुझे नहीं पता। एलेक्स बहुत आत्मविश्वासी है, पर मैं नहीं हूं। मुझे इन लोगों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है वह बस लहर का फायदा उठाएगा। वह कहेगा, अच्छा जानते हो, मुझे 3 साल और प्रधानमंत्री रहने दो, वो भी बिना चुनाव के। ये लेबर पार्टी के लिए बुरी खबर नहीं है। मेरा अंदाजा है कि बर्नम को हनीमून बाउंस मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ कीर स्टारमर नहीं है। मेरी राय में ज्यादा देर नहीं चलेगा। गॉर्डन ब्राउन ने हनीमून पीरियड में यही गलती की थी, जिससे कुछ साल बाद उनका पतन हुआ। एंडी बर्नम के लिए कॉमन चुनाव का यह सही समय क्यों है? अभी ब्रिटिश राजनीति का दक्षिण पंथ पूरी तरह बिखरा हुआ है। रिस्टोर ब्रिटेन ने मेफील्ड में 8% वोट लिए, जिससे रिफॉर्म को कुछ अहम रेड वॉल की करीबी सीटों पर जीतने से रोका जा सकता है। टोरी पार्टी नीचे है, पर अपने गढ़ों में पूरी तरह बाहर नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं, वामपंथी रणनीतिक वोटिंग में माहिर हैं, जबकि दाएं पक्ष के लोग इसमें कम इच्छुक हैं। अभी तो नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता
कि हमें यह मान लेना चाहिए कि मेकरफील्ड उपचुनाव में जो हुआ वही आम चुनाव में भी होगा। मुझे नहीं लगता, मेरा मानना है कि सभी तीनों दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में किसी न किसी तरह का समझौता करना ही होगा। क्या एंडी बर्नहम सीटें हारेंगे? हाँ, हारेंगे, लेकिन संभव है कि वो इतनी सीटें जीत लें कि लिबडेम्स को गठबंधन के लिए मना लें। लिबडेम्स के साथ गठबंधन की कीमत क्या होगी? खैर, कुछ ऐसा जो बर्नहम और डेवी दोनों ही गहराई से चाहते हैं। वो है यूरोपीय संघ पर एक जनमत संग्रह। इससे निश्चित रूप से वामपंथ एकजुट हो जाएगा और मुझे लगता है कि ग्रीन पार्टी का अंत हो जाएगा। इनसे मैं एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं। एंडी बर्नहम को ना सिर्फ मौजूदा हालात में आम चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, बल्कि अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर थोड़ी भी साख चाहते हैं तो उन्हें आम चुनाव की घोषणा करनी ही होगी। हम ये ना भूलें कि जनता ने ऋषि सुनक को भी यही काम ना करने के लिए सजा दी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है यही हकीकत बनने वाली है। अगले साल मई तक आम चुनाव। लेकिन अगले साल मई में तो हमारे पास अभी 1 साल और है, ठीक है? तो ये रहा जवाब। आइए कीर स्टारमर की विदाई का जश्न मनाते हैं। लेकिन ये जश्न ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यूके के सबसे बुरे दिन अभी आने बाकी है। एंडी बर्नम एक कट्टर वामपंथी पागल है। वह कीर स्टारमर से भी बदतर है। मुझे नहीं लगता उनके नेतृत्व में हालात सुधरेंगे, लेकिन इससे दक्षिणपंथी पार्टियों को रणनीति बनाने और मतभेद सुलझाने का समय मिलेगा। और मुझे लगता है कि रूपर्ट लो किसी न किसी तरह से नाइजेल फराज के साथ किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। मेकरफील्ड उपचुनाव में रूपर्ट लो ने नाइजेल फराज से कहा कि अब मैं आम आदमी नहीं हूं। आपने कोशिश की, मुझे नहीं पता। उसने जो भी किया, उसकी बंदूकें जब्त कर ली गई और वो लगभग गिरफ्तार हुआ। उसके साथ स्वॉटिंग हुई, क्योंकि किसी ने, खैर नाइजेल फराज पहले ही मान चुके हैं कि मुझे उनकी सामूहिक निर्वासन नीति से सहमति नहीं थी, जो कि नाइजेल फराज की बहुत छोटी सोच है। लेकिन इसके बाद उन्हें साथ काम करने का तरीका खोजना होगा। मुझे लगता है रूपर्ट लोव ने साबित किया कि मैं अब आम आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें सच में नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा, इसलिए मेरी बात मानो। तो भले ही हम मई 2027 में चुनाव कराने जा रहे हों, वो तब भी 2 साल पहले ही होगा। इससे रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टियों को मतभेद सुलझाने का पर्याप्त समय मिलेगा।